हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी ये बीपीएससी और बीएसएससी की डबल की जो जीएस की श्रृंखला है उसे हम आप आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी जो सूडान है वो आपका दुनिया का नवीनतम देश है। आगे है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय क्या नाम था। तो सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने जो राजधानी थी उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था। आगे है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो वो किस राज्य से संबंधित थे। तो वो आपके बिहार से संबंधित थे। कहाँ से थे? बिहार से संबंधित थे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताइएगा। और जो चुने गए थे वो आपके बिहार से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म आपका पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में। नेक्स्ट है आपका कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो आपके खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। जरूरी नहीं है कि वो आपका एग्जाम बिहार का ही हो, कहीं का भी हो, क्योंकि जो जीएस होती है, जीके होती है, वो आपकी प्रत्येक स्टेट की सेम होती है। बस जो आपके राज्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। तो कार्बन कर लगाए जाने का जो प्रस्ताव था वो पहला देश आपका न्यूजीलैंड था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी। तो किस क्षेत्र में? तो वो आपकी फास्ट ब्रीडर रेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन डाई ईंधन का पुनर्संधिकरण करने के जो क्षेत्र था उसमें आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अच्छी खासी उन्नति की थी, ठीक है। आगे है कि इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश कौन है। यानी कि जो आत्महत्या होती है वो जो कानूनी रूप से जिसे स्वीकृति मिल गई है, तो वो कौन सा देश है आपका पहला, तो वो नीदरलैंड है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो वो था आपका चुनाव आयोग। कौन सा था? चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। जो आपका दावोस है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट है आपका कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वार कप प्रदान किया जाता है। तो वार कप प्रदान किसके लिए किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच में स्थित है। तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वो आपकी सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। आगे है कि विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। तो कौन सा? तो सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो वंदे मातरम गीत है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो वो भी आपका सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है। तो वो आपके स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है, ठीक है।
आगे है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका खड़गवासला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। तो जो तात्या टोपे थे उन्हें उनके मित्र ने ही उन्हें धोखा दे दिया था और वो ब्रिटिश के द्वारा पकड़े गए थे और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। कब? तो 1857 में तात्या टोपे को। ठीक है। आगे है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन की पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो किसने किया था? तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे और कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करती चलिएगा। आगे है कि राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो वो आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना जुड़ा हुआ है। कौन सा है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो आपका कांस्य युग से संबंधित है। किससे है? कांस्य युग से। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो आपकी मैक-मोहन रेखा है। कौन सी है? मैक-मोहन। ठीक है। आगे है कि किन देशों के से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो जो आपकी कोलंबियो, केन्या, इंडोनेशिया, इनका जो समूह है वहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि चीनी तीर्थयात्री हुएंग-सांग ने भारत का भ्रमण किसके शासन काल में किया था? तो हुएंग-सांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है। आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में कि पूर्ण क्रांति का आवाहन किनके द्वारा किया गया था? तो पूर्ण क्रांति का जो आवाहन किया गया था वो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर, तो ये इसके लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो आपके APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है। आगे है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो ये आपकी जो कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। किसका? कश्मीर का इतिहास दिया गया है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसी क्वेश्चन को आपका घुमा फिरा के पूछ लेता है। वो आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर का जो इतिहास है वो किस बुक में दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी। और वहीं आपका घुमा ले कि राज तरंगिणी बुक में किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का। और राज तरंगिणी के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो कल्हड़ थे। ठीक है। मतलब एक ही अंश क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। आगे है कि राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो जो राजा राममोहन राय थे वो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके थे? ब्रह्म समाज के। ठीक है। नेक्स्ट है कि मैगी नाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो वो आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ठीक है। आगे चलेंगे हम कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी आपका चीन में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया था या कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा को स्वीकार किया था। ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले 1911 में गाया गया था। ठीक है। आगे चलेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो लोटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। इस तरीके के क्वेश्चन तो सभी को ही पता होंगे। आगे है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? तो भारत में आपके जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। और अगर विश्व के रूप में पूछा जाता है तो आपके नॉर्मन बोरलॉग आ जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। फिर है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं वह कौन से हैं? तो वो आपके अशोक अमृतराज हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं लेकिन वो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से भी जुड़े हैं। नेक्स्ट है कि लव शब्द किस खेल से है? तो जो लव शब्द है वो आपका टेनिस से संबंधित है। आगे है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है। ठीक है।
आई होप आप सभी को क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे होंगे। आगे है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। तो अधिकतम संख्या में जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं वो आपके बिहार से हैं। आगे है कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो जो एवियन फ्लू वायरस है वो आपका H5 और N1 को कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। तो जो सिम का आपका अर्थ है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपका सिम का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे है कि कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो वो शुक्र है, और शुक्र को आपकी पृथ्वी की जुड़ा बहन या बहना भी कहा जाता है, भोर का और सांझ का तारा भी कहते हैं। आगे है कि समुद्री शीतल पवन किस तरह बहती हैं। तो समुद्री शीतल पवनें जो हैं वो आपकी दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ये आपके सभी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम कहीं का भी हो, सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो साबित होंगे। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। आगे है आपका कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी। तो घड़ी आपकी सुस्त होगी। क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोई कोटि समान होती है, इसलिए होते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती हैं तब कौन से प्रतिवर्त प्रभावित होते हैं। तब आपके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति वेग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकरचूर्ण में जिप्सम मिलाने से क्या उद्देश्य होता है। जो जिप्सम मिलाया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य होता है सेटिंग की दर को त्वरित करना। क्या करना? सेटिंग की दर को त्वरित करना। ठीक है, आगे है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो वो आपका मीथेन होता है। ठीक है, आगे है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है। तो वो आपका मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो कौन सा तापमान होता है। तो 40 डिग्री का तापमान होता है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज जो हमारी श्रृंखला हमने चला रखी है वन लाइनर की 60 संग्रह, वो हमारी आज से ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।